नारीवादी नारीवादी ये लगभग हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, और जिसमें जेंडर के नाम से भी आते रहते हैं, जिसमें जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जाती है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का है, जिसमें सेमेस्टर थर्ड एंड फिफ्थ जिसमें इसमें क्वेश्चन बन के आते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर उससे पहले आपने हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के जिसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, इन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करूं तो नारीवादी, जिसमें नारीवादी प्रपेक्षण ने किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थव्यवस्था को जेंडर राजनीति को उजागर किया, इसमें हमें बताना है। तो इसमें क्या है कि पहले क्या था, अगर इंडिया की बात करें या फिर किसी भी देश की बात करें तो इसमें महिलाओं की उतनी भागीदारी देखने को नहीं मिलती थी। मतलब इस क्षेत्र में धीरे धीरे समय आया कि इसमें व्यापार के जरिए लेडीज एक आधा उभर के सामने आते हैं। उन्हीं के ऊपर हम बताते हैं कि क्या एक जेंडर इक्वलिटी समाज में अभी भी बनी है या फिर नहीं। पहले के मुताबिक तो ये तो नहीं बनी हुई थी। तो इसी का हम बारे में बात करें, जिसमें यही है कि नारी पर्यवेक्षण जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को एक अहम भूमिका अदा कर सकती है, एक नई दिशा में उजागर कर सकती है, नई दिशा में ले जा सकती है। परंपरा रूप से जो मुख्य राज्य, बाजार, आर्थिक और संबंधों के बारे में चर्चा देखने को मिलता है, जिसमें जेंडर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब उनको देखा ही नहीं जाता है कि हाँ ये भी कुछ कर सकते हैं, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उसके बाद नारी दृष्टिकोण से पर्यवेक्षण चुनौती किन प्रकार से आती है और जेंडर महत्व किस प्रकार देखा जाता है। तो हम उद्देश्य के बारे में बात करें तो नारीवादी प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इनका यही है कि नारीवादी का मुख्य उद्देश्य ही पर असमानता को पहचानता है। इसमें इसमें असमानता है और उनमें उन्हें समाप्त करना है। जो असमानता है कि उनको समाप्त कर देना। ये दृष्टि को मानना था कि अर्थव्यवस्था राजनीतिक में लिंग आधारित होता है, जिसमें लिंग आधारित में भेद होते किया जाता है, सम असमानता मौजूद होता है। इन्हें नज़रअंदाज कर दिया नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पारंपरिक और आर्थिक और राजनीतिक विचारों में हासिल पर रखा जा सकता है। इसमें नारी पर्यवेक्षण ने इस केंद्र पर लाकर भूमिका में महत्वपूर्ण उजागर कर सकता है। हम नारीवादी का कुछ मुख्य पर्यवेक्षण के मुख्य बिंदु पर देखें तो हम देखने को यह मिलता है, लिंग आधारित असमानता जो वैश्विक और आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होता है। लिंग आधारित जिसमें अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स जो है नारीवादी को समझती है, और इनका मानना था कि वैश्विक जो आर्थिक संरचनाएं, जैसे वैश्विक व्यापार हो गया, व्यापार में भागीदारी होनी चाहिए, व्यापार में रचनात्मक किस्म में भागीदारी, आर्थिक विकास और इनकी श्रृंखला मुख्य महिलाओं पुरुषों से अलग अलग प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि किसी महिलाओं की श्रम शक्ति अक्सर सस्ती मानी जाती है, नौकरी करने वाले में भी, खासकर विकासशील देशों में। बिल्कुल ही सच है। मान लीजिए कोई एक काम ईंटा धोने वाला काम कर रहा है, पुरुष को मिलता है 400 रुपये। 400 रुपये पुरुष को मिलता है, मेल को, और फीमेल को वही मिलता है आपको 250, 200, ऐसे कुछ मिल भी सकता है। इनमें जो भारता जो है वो कम मिलता है अन्य के मुताबिक। तो इसी प्रकार से हम अगर वही देखें तो हम ये तो एक पर्टिकुलरली एक देश के बारे में बात करें, वहीं वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो यही है कि इनका जो जिसमें वस्त्र उद्योग हो गया, जहाँ वेतन खराब मिलते हैं, कारीगर वाले होंगे उसमें मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी यही देखने को मिलता है। जो अब समय जैसे बीत जा रहा है वो अब थोड़ा अच्छा हो रहा है वैश्विक स्तर पर महिलाओं के लिए। और जो पहले में क्या है, श्रम असमानताएं को देखने को मिलती थी काफ़ी ज़्यादा। वहीं अब नारीवादी, दूसरा पॉइंट देखें तो नारीवादी और वैश्विक पूंजीवादी। और नारीवादी जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखें तो हम पूंजीवादी पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न आर्थिक अवसर और साधन तक पहुंचने के मामले में असमानता पैदा करती है। जिसमें हम देखें तो इसमें साधनों तक पहुंचना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसमें पहुंचा नहीं जा सकता है, पुरुष इतना दबा देते हैं औरतों को। तो वही पूंजीवादी व्यवस्था जो है
पूंजीवादी व्यवस्था महिलाओं के लिए कामकाजी और घरेलू जीवन का एक दूसरे को जोड़कर देखने को मिलती है। इसमें महिलाओं की भूमिका अक्सर अनदेखी की जाती है। और जैसे कि हम घर में भी काफ़ी सारे महिलाओं की इसी प्रकार की जाती है, देखने को मिलता है। मान लें कोई एक लड़का भाई काम कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, और वही लड़की को छूने तक नहीं दिया जाता, क्योंकि उसको भविष्य में पढ़ने को भी अधिकार इतना नहीं था। और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तक, तो ये उसने अभी खेती बाड़ी करके उतनी गुजारा भी पहले कर लेती थी, पर धीरे धीरे समय ऐसे बदलता गया है कि वो भी करना बंद हो गया। फिर 2005-6 से उसके बाद महिलाओं की भागीदारी कुछ ज़्यादा थोड़ा विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। पहले क्या इनका शोषण भी की जाती थी, इनकी आर्थिक की जो कम जाती जाती, इसमें घरेलू काम के लिए इनका प्रोत्साहित किया जाता था कि तुम घरेलू तक काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। इसके साथ ही फिर भी उन्होंने आर्थिक रूप से मूल्यांकन नहीं माना, मतलब आर्थिक रूप से उन्होंने मूल्य ही नहीं माना महिलाओं को। तीसरा पॉइंट देखें तो हम महिला की सुरक्षा का विकास, जिसमें नारीवादी के दृष्टिकोण बताता है कि महिला की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दे नज़रअंदाज किया जाता है हमेशा। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल नारीवाद के सुझाव देता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के विकास में आर्थिक नीति हिस्सा बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पे ये देखें तो WTO, वर्ल्ड बैंक ने अक्सर योजना ऐसी बनाई जिसमें सुधार महिलाओं की हो, पर क्या है बीच में ही पैसा खा ली जाती है, जिसमें महिलाओं के कुछ इतना नहीं मिल पाता है और ना ही इनका विकास हो पाता है। काफ़ी सारी NGO के द्वारा भी काम की जाती है, उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं। वहीं सामाजिक लिंग भूमिकाएं के आधार पर देखें तो उनको चौथा पॉइंट जो हमारा सामाजिक लिंग भूमिकाएं बहुत अक्सर देखने को मिलता है। नारी परिप्रेक्षण में ये माना जाता है कि राज्य और बाजार दोनों में लिंग आधारित भूमिकाएं होती हैं, जो समाज का के भीतर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को अक्सर टाली जाती है। जिसमें परिप्रेक्ष्य देखा जाता है कि वैश्विक स्तर पर वैश्विक व्यापार, WTO और वर्ल्ड बैंक जैसे दुनिया के प्रमुख आर्थिक शक्तियों को अ, धक्का नहीं देता, बल्कि उन पर आधारित नीतियों पर थोपा जाता है। अगला हम पॉइंट देखें कि इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि नारीवादी की नीति हस्तक्षेप, इसमें इनकी क्या रुकावट पैदा कर जाती है। इसमें नारीवादी में जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखा जाता है, इसमें जो है आर्थिक दृष्टि सामाजिक नीतियों में जेंडर संवेदनशील बदलाव में लाने में ज़रूरी होता है, जिसमें समान वेतन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचाने में मदद करता है, और महिलाओं के सशक्तिकरण में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लाने में मदद करता है। इनकी नारीवादी का प्रमुख अवधारणा की बात करें तो हम देखने को मिलता है कि मूल्य रूप से निर्धारित श्रमिकों का शोषण की जाती है, जिसमें महिलाओं के असंगठित काम करती है, जहां पर शोषण के शिकार हो जाती है। बाजारों में शक्तियों के लिंग पर आधारित होता है, जिसमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं महिलाओं के सस्ते श्रम को साधन के रूप में देखती है। तीसरा है हमारा नारीवाद। नारीवाद को रचना संरचना में टकराव, जिसमें विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के द्वारा अक्सर महिलाओं को सामाजिक स्थिति और अधिकारों में नज़रअंदाज करती है हमेशा से ही। सम इसमें ही समालोचना करना है, समालोचनात्मकता का इसमें दृष्टि देखा जाए तो हम नारीवादी में जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक की दृष्टि से देखें तो हम इस चुनौती इसमें काफ़ी सारी निकल के सामने आती है, जिसमें हर कोई इसको हल करने में असहज महसूस करता है। इसमें राज्य बाजार पर असमानता अनिवार्य रूप से और देखने को मिलता है, व्यवस्था ऐसी होती है। हालांकि नारीवादी की आलोचना भी की जाने में हमेशा के लिए महिलाओं का अनुभूति और कभी कभी समाज वर्ग के आधार पर भी देखने को मिलता है। इसमें अधिकारों की समानता है, शक्तिकरण की जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन हमेशा सभी वर्गों के लिए सजग और तरह से लागू नहीं कर पाता है। वहीं पहला पॉइंट देखें तो वैश्विक पूंजीवादी महिलाओं का शोषण हमेशा से देखने को मिला है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखें तो हम वैश्विक पूंजीवादी महिलाओं का शोषण करता है, और विशेषकर उन देशों को जहां महिलाओं को कम वेतन, खराब स्थिति होती है। समान अक्सर ऐसी अगर मान ले, एक उदाहरण के तौर पर हम देखें तो वस्त्र उद्योग, जो बंगाल और वियतनाम में काम करने वाले महिलाओं को वेतन कम वेतन मिलता है, वहीं उनका उनका शोषण भी होता है। वहीं वैश्विक पूंजीवादी महिलाओं को श्रम का लाभ उठाता है, लेकिन जीवन स्तर पर कोई सुधार नहीं को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। वहीं रचनात्मक असमानता और विकासशील देशों की महिलाओं की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिलता है हमें। नारीवादी IPC इंटरनेशनल पॉलिटिकल की दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं को जो हमें हमेशा से नज़रअंदाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो संस्थाएं WTO, वर्ल्ड बैंक,
ये सब काफ़ी सारी योजनाएँ तो लागू करती हैं, पर महिला को सशक्त करने में और लिंग के आधार पर प्राथमिकता नहीं दे पाती है, जो वो चाहती हैं। उदाहरण के तौर पे हम एक और देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई सामाजिक सेवाएँ में निजीकरण भी देखने को मिलता है। महिलाओं को भारी नुकसान होती है, क्योंकि इसमें आमतौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के भीतर निर्भर होता है, उसको भी अनदेखी कर दी जाती है। अगर महिलाओं की घरेलू स्थिति के बारे में बात करें तो इसमें महिलाओं की घरेलू भूमिका अनदेखी को मिलती है। इसमें क्या है, नारीवादी का ये देखा जाता है कि घरेलू श्रम का के लिए ही बनी है और महिलाओं की एक असदृश्य होता है, जो वैश्विक स्तर पर भी लगभग लागू की जाती है। महिला घरेलू में जिसमें बच्चों का देख-रेख, घर का कामकाज और संपूर्ण इसके द्वारा ही बनी गई हैं, ना कि ये कोई बाजार या राज्य स्तर पर पूंजी अपने अर्थव्यवस्था में व्यापार कर सके। तो इस तरह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है प्रभावित करता है। लोगों के लिए किसी प्रकार के आर्थिक रूप से मान्यताएँ नहीं मिलती हैं, बिल्कुल। और ये है कि इसमें समानता और अर्थव्यवस्था की हमेशा से बढ़ते ही जा रहा है। और चौथा पॉइंट देखें तो विकास और नारीवादी महिलाओं के समावेशी की नीतियाँ। नारीवादी दृष्टिकोण का मानना था कि विकास के लिए नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। नीतियाँ तो बनती है, पर नीतियाँ सकारात्मक रूप से कार्य नहीं करवा पाती है। महिलाओं के लिए एक सक्रिय और समावेशी भूमिका होनी चाहिए, जिसमें जेंडर सेंसिटिविटी की नीतियाँ होनी चाहिए, सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाने चाहिए और नीतियाँ हमेशा विकासित हो। जैसे महिला केंद्रीकृत विकास योजना लागू करते हैं, महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लाभ हो। और पाँचवा यही देखें कि पाँचवा महिलाओं के श्रम का अधिकार के रक्षा, जिसमें महिला की स्थिति पुरुषों की तुलना में भी बराबर हो। महिला हमेशा के सुझाव देता है कि श्रम का अधिकार सुरक्षा करने के लिए वैश्विक नीतियाँ और निर्णय होनी चाहिए। ना नीतिगत निर्णय का पुनः ने जांच करने की हो, ठीक है, जांचने की आवश्यकता हो, खासतौर पर उन देशों को जिस महिलाओं में अत्यधिक शोषण को सामान देखने को मिलता है। उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षा, समान वेतन और समता का अधिकार मिलना चाहिए। मूल रूप से यही है कि आईएलओ के द्वारा समान अवसर के सिद्धांत में पालन करने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। नारीवादी और बहुपक्षीय संस्थाएं, हमारा छठा पॉइंट है नारीवादी परिप्रेक्ष्य में बहुपक्षीय संस्थाएं, जिसमें यूएनए, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ और वैश्विक लिंग बैंक जो, हाँ, वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड बैंक है, उनको प्रभावित करता है। जो शक्तियाँ और बहु संगठनों करती है, नीतियाँ और बनाई जाती है। उदाहरण के रूप में डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ के लिए समावेशी और आर्थिक नीतियों के स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक होने चाहिए, जो बिल्कुल भी नहीं होता है। सातवां हमारा पॉइंट है वित्तीय स्तर पर लिंग समानता है। नारीवादी की दृष्टि यही मानना है कि विश्व स्तर पर जो वितरण और आधारित समानताएं होती है, जो अक्सर देखने को नहीं मिलती है, निर्णय में भागीदारी से बाहर होती हैं। सामाजिक आर्थिक साधनों तक पहुंचने में देखभाल भेदभाव किया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखें तो वित्तीय संसाधनों में उपलब्धता, स्वास्थ्य और सुविधाएं के मामले में महिलाओं के बराबरी का अधिकार नहीं मिलता है, बिल्कुल। और यही है कि उनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है हर जगह। इसमें नारी परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखें तो हम काफ़ी दुर्बल देखने को मिलता है इनका। हम महिलाओं में राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि, भारत एक ऐसा देश है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक देखने को मिलती है। और कुछ भारत में एक ऐसे ऐसे स्टेट है जो मतलब दबा दिया जाता है। अगर मान लो, अगर कोई केरल का इसका मान लो, यूपी का मान लो कोई एमएलए है, एमएलए एमपी जो भी महिला है, उनको क्या है, उनके पति द्वारा दबाया जा सकता है, सरकार के द्वारा दबाया जा सकता है। उनके निर्णय लेने में भी काफ़ी अप्रोच करके हस्तक्षेप किया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी होती है। पर भारत के संविधान के द्वारा जो ऐसे हैं जिसमें आर्थिक प्रतिनिधि को भागीदारी देखने को मिलता है और उनके निर्णय में भी देखने को मिलता है। अगर अगर हम बात करें कि और यदि महिलाओं के नीति निर्माण में विकासशील और समानता का अधिकार देखने, निष्कर्ष हम यही कह सकते हैं कि नारी परिप्रेक्ष्य ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था को जेंडर लेंस के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया। स्पष्ट होता है कि असमानता वैश्विक स्तर पर विकास और नीति को प्रासंगिक है, ठीक है। इनके महिलाओं का अधिकार, समान अधिकार और सशक्तिकरण देखने को मिला, जिसमें नया एक रास्ता खोला गया। महिलाओं की भागीदारी और विकास के लिए समान न्याय की एक महत्वपूर्ण कदम कदम उठाया है, जो कि
वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा और अन्य एनजीओ संस्थाओं के द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण करने का अहम कदम उठाया गया इनके द्वारा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एमए से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट रिलेटेड एक वीडियो और बनेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।